नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का 60 नोट्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत ही कम शब्दों में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रिटिश के दौरान जब ब्रिटिश का शासन था तो इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, 2008 तक इकोनॉमी कैसी थी, उसके बाद कैसी थी, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काम की बातें करते हुए हम चलेंगे। ओके, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेन वाला लेक्चर देखिए, वहाँ क्लियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से इंडिया और चाइना जो थे वो कंट्रीब्यूट करते थे 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी, यानी कि 1000। अभी 2025 चल रहा है, जब 1000 चल रहा था उस समय जो है इंडिया और चाइना मिलकर के ग्लोबल जीडीपी का, दुनिया भर की जीडीपी का 50.5% जो है खुद ही कंट्रीब्यूट करते थे। 1600 तक आते आते ये 52% हो गया, 50% से बढ़ करके 52% हो गया, जिसमें चाइना जो है 29% के लिए और इंडिया जो है 23% के लिए कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है, उसके बाद में 100 साल बाद यानी लगभग 1700 के आसपास में चाइना के जीडीपी का शेयर जो है वो घट गया, जबकि इंडिया का जो है बढ़ करके 23 से बढ़ करके 24.4 हो गया। क्या हमें ये सब डेटा याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना, बस केवल समझते हुए चलेंगे, कुछ याद रखने की इसमें से ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिश कॉलोनिज्म अल्टर्ड द डायनेमिक्स एंड बाई 1820 इंडिया शेयर हैड प्लम्टेड फॉलन स्टीप टू द 16.1%। मतलब कहने का कि जब 1820 आते देखिए अभी क्या है, 1700 के आसपास में हमारा योगदान कितना है, 24.4% का पूरी जीडीपी में, दुनिया भर की जीडीपी में हमारा इतना। और जब 1820 अंग्रेजों का शासन आता है तो ये घटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हालात और भी बिगड़ते हुए चले जाते हैं। आईएमएफ के हिसाब से अगर देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 7.3% रहा 2021 में। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब सोचिए, हम 24% योगदान देते थे, 16.1% योगदान देते थे, अब केवल 7.3% दे रहे हैं 2021 में। ये कब की बात है सर? ये लगभग जो है 1600 की बात है, ये 1700 की बात है, और ये सर 2021 है। मतलब आप जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी स्थिति गड़बड़ाती गई है कुल मिलाकर के। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया की रैंक तीसरी है, यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है। किसमें? परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरी रैंक है। अगर आज देखें तो इंडिया जो है आज के समय में दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई इकोनॉमी में, तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में आता है। ठीक है, अब इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मिजरेबल थी ब्रिटिश राज में। उसके पीछे क्या वजह है हम ये जानेंगे। इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खराब हो गई ब्रिटिश राज में, ऐसा क्यों हुआ? पहला, कॉलोनियल स्टेट्स पॉलिसीज वर सिग्निफिकेंट बैरियर टू द कंट्रीज ग्रोथ। कंट्री ग्रो नहीं कर सकती थी क्योंकि ब्रिटिश शासन में ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी जिससे उनका अपना फ़ायदा हो, हमारे फ़ायदे के लिए वो कभी भी काम नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा उनको ज़रूरत नहीं थी। बार बार जो है फेमाइन मतलब सूखा पड़ रहा था और महामारी वगैरह फैल रही थी, डिजीज़ फैलती थी, जिसकी वजह से मतलब हालात और बिगड़े। और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी सोचती नहीं थी कि हाँ, किसानों का अगर सूखा पड़ा है तो कुछ राहत दे दें, बीमारियों से लोग मर गए कोई राहत दे दें, ऐसा कुछ उनके लिए ज़रूरी नहीं था। तो सोशियो इकोनॉमिक इररिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर में थी, किसकी? ब्रिटिश सरकार की। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज कैरेक्टराइज बाई नियर स्टैग्नेशन विद अ लिटिल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि आज़ादी से पहले की जो सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ कि हमारी स्टैग्नेशन की स्थिति आ गई थी। स्टैग्नेशन मतलब स्थिर हो गया मामला। ठीक है, तरक्की नहीं हो रही। जितने भी प्रोडक्शन हो रहा था, अगर हम पहले 100 कार बनाते थे तो अभी 100 ही कार बना रहे हैं, बढ़ोतरी होनी बेसिकली बंद हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इग्नोर कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द नेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर क्रिएटेड नॉट टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया टू बट एक्सप्लॉइट इट्स रॉ मटेरियल। इसके साथ ही साथ में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर कर दिया। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन हमारे देश में उन्होंने औद्योगिकरण नहीं किया। उन्होंने अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे वगैरह बनाया भी तो सिर्फ इसलिए कि हमारा रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉइट कर सकें, हमारा रॉ मटेरियल अपने जो है बंदरगाह यानी कि समुद्र के किनारे तक ले जाएं, उसको लाद करके ढो करके अपने देश लेकर चले जाएं, इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनका कोई लेना देना नहीं था।
ठीक है। तो इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बेकार स्थिति से गुजर रही थी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है इकोनॉमीज को, दुनिया भर की इकोनॉमी को क्लासीफाई करने के लिए क्या पैरामीटर यूज होता है, पर कैपिटा इनकम का पैरामीटर यूज होता है, पर कैपिटा इनकम का पैरामीटर यूज होता है। ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इकोनॉमी की होती है, मतलब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इकोनॉमी को क्लासीफाई करता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। कैपिटा का मतलब पर पर्सन होता है फ्रेंड्स, ओके, यानी हर व्यक्ति की आय कितनी है। और इसके इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से 4 कैटेगरी की कंट्री हैं दुनिया भर में, यानी कि 4 कैटेगरी की इकोनॉमी दुनिया भर में पाई जाती है। पहला लो इनकम इकोनॉमी, दूसरा लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, तीसरा अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी और चौथा हायर इनकम इकोनॉमी। ठीक है। तो सबसे पहले लो इनकम, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में हायर इनकम, और मिडिल इनकम में फ्रेंड्स 2 पार्ट बांटे इन्होंने, लोअर मिडिल और अपर मिडिल। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया। और इंडिया जो है हमारी वो लोअर मिडिल में आती है, इंडिया हमारी लोअर मिडिल में आती है। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी जो है फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में हमारी कंट्री आती है, इस वाले कैटेगरी में आती है। कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम अगर जो है $996 से लेकर के 3895 $3895 के अंदर आता है, उन्हें फ्रेंड जो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि कैसे डिसाइड करेंगे कि लोअर मिडिल है। तो ऐसी कंट्री जिसमें हर व्यक्ति की आय इतना $1000 से लेकर के लगभग $4000 के बीच में अगर है, $1000 से लगभग $4000 के बीच में अगर इनकम है पर व्यक्ति की पूरी कंट्री की, तो उसे फ्रेंड जो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में माना जाता है। और हमारे देश की इनकम थी $1891। हमारी कंपनी की मतलब हमारी कंट्री की औसतन इनकम हर व्यक्ति की कितनी थी, $1891 थी। इसीलिए इसको लोअर मिडिल इनकम में रखा गया, क्योंकि ये इसी के बीच में आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। फिर आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। देखो, इकोनॉमी को प्रभावित करने में लो पर कैपिटा रियल इनकम, मतलब लोगों की इनकम पर व्यक्ति इनकम बहुत कम है। उसके बाद में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जनता बहुत तेज़ी से बढ़ रही, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही। हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या है और क्या वजह है, उसकी ऐसे होने के पीछे वजह है कि लोगों की इनकम कम है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है बहुत तेज़ी से है। दूसरा, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ऐसा है कि सोचो कोई काम 100 लोग अगर कर सकते हैं तो उसमें हमने 200 लोगों को जॉब पे रखा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है 100 लोग काम कर सकते हैं, 200 लोगों को रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स उसे बोलेंगे कि क्या है, डिस्गाइज्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक तरीके से नौकरी तो है लेकिन अगर देखा जाए तो नौकरी है नहीं उनके पास में। ठीक है। उसके बाद में एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर, बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता एग्रीकल्चर पर थी। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता थी। उसके बाद में विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का एक काल मतलब चक्र चला हुआ है, 7 पुश्तें गरीब चली आ रही हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था। ठीक है। इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विथ अ वेरी लो पर कैपिटल इनकम। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, जिसमें बहुत कम ही इनकम थी हर व्यक्ति की। एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी में 1950 के दौरान। 1950 के दौरान एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी सेक्टर था। 50% या 52% जो है अकेला एग्रीकल्चर, यानी जीडीपी में 52% योगदान केवल एग्रीकल्चर का होता था। ठीक है। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड स्टार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज ऑयल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीज। तो जब मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये प्लानिंग वगैरह की गई, पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, उसकी वजह से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर का शेयर था वो घट गया, और साथ ही साथ में इंडस्ट्री का और सर्विस इंडस्ट्री का बढ़ गया। सर्विस इंडस्ट्री, इसे टर्शियरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। इसका जो है योगदान बढ़ गया। तो अभी हम मौके पर अगर देखेंगे तो हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा सेक्टर करता है, तो सर टर्शियरी सेक्टर करता है, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड में हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनी इंडियाज कॉमर्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर हैम्पर्ड बाय द यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन। मतलब ब्रिटिश का जब शासन था हमारे देश में तो उस समय हमारा जो ट्रेड था, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। किस वजह से, क्योंकि यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता था किसका,
पूंजी का और रॉ मटेरियल का, जो कुछ भी पैसे कमाए जाते थे हमारे देश में और जो कुछ भी रॉ मटेरियल पैदा होता था वो सब का सब ब्रिटेन चला जाता था, एक ही दिशा में ट्रांसफ़र होता था, वहाँ से कुछ आता नहीं था, सिर्फ हमारे देश से ले करके जाते थे। इस वजह से हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया रिमेन वेरी लो क्वालिटी लेबर मार्केट। ब्रिटेन की जब सरकार थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, रूल हमारे ऊपर था, तो वहाँ लेबर मार्केट बहुत बेकार से थी। क्यों? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के लेबर में विश्वास ही नहीं करते थे। अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हो जाएंगे तो उनके ऊपर शासन करने की कोशिश करेंगे, उनको भगाएंगे। इसी वजह से उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। दैट्स वाई जो है क्वालिटी ऑफ लेबर बहुत बेकार रही। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन्स स्टडी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन वाज इन डायर यानी वेरी बैड स्टेट। मतलब कहने का ये हुआ कि जब जो है इंडिया में, चूँकि ब्रिटेन में लगातार जो है औद्योगिकीकरण हो रहा था, तो उनको रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल पूंजी की, रॉ मटेरियल पूंजी कहाँ से सप्लाई करते थे? वो हमारे देश से ही किया करते थे। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो बहुत बुरी स्थिति में चली गई थी। दादा भाई नरौजी थे, उन्होंने पहली बार एस्टीमेट किया क्या? नेशनल इनकम को, हमारे पूरे देश की इनकम को एस्टीमेट करने का श्रेय किसको जाता है? दादा भाई नरौजी को जाता है। उन्होंने एक बुक थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक थी जिसमें उन्होंने नेशनल इनकम को मेजर किया, मापा, और ये किस ईयर के लिए किया था? 1867 और 1868 के लिए उन्होंने किया हुआ था। ठीक है फिर उसके बाद में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि मतलब अगर हम देखें 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में अगर हम देखें तो इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन का सबसे ब्राइटेस्ट ज्वेल है। मतलब ब्रिटिश का जो मुकुट है उसमें सबसे चमकता हुआ सितारा कौन है? इंडिया है। लेकिन सबसे गरीब कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। हर व्यक्ति की आय के हिसाब से हम सबसे गरीब हैं, लेकिन ब्रिटेन के लिए हम जो है चमकता हुआ सितारा हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी है वो कमा कर मतलब हमारे देश से ब्रिटेन को ही जा रहा था। उनके तो फायदे ही फायदे हैं, है ना, और हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता था। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश एरा की। ब्रिटिश एरा, द ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्कस इन 3 डिफरेंट फेजेस। ब्रिटिश शासन का हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा उसको 3 फेज में डिस्कस करेंगे। पहला अर्ली ब्रिटिश पीरियड, शुरुआती ब्रिटिश पीरियड का शुरुआती दौर, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और जो है 1757 तक। ठीक है, 1757 तक। फिर 1757 से लेकर के 1857 तक दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है, स्टेज 2 शुरू हो जाती है, फेज 2 शुरू हो जाता है। 1857 में वो क्रांति होती है ना मंगल पांडे वाली। फिर उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन पीरियड आता है 1858 ऑनवर्ड। ठीक, देखिए समझिए इसको। तो पहले 1600 ईस्वी में आपकी आ जाती है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1857 में क्रांति होती है और तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके 1858 में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। तो इसलिए इसको 3 फेजेज में इस तरीके से बांटा गया है। ओके, फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 AD में हुई, जिसने शुरू किया पहले फेज को, मार्क द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट फेज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे देश में तो फर्स्ट फेज शुरू हो जाती है। कंपनी के 2 उद्देश्य हुआ करते थे फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना अपनी फैक्ट्री में और मार्केट फाइंड करना कंप्लीटेड गुड्स के लिए। मतलब हम रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे यानी बनाएंगे, यहाँ पर खरीदेंगे, इकट्ठा करेंगे और उससे मटेरियल तैयार करेंगे और इंडियन को ही बेचेंगे। समझ रहे हैं आप ही का रॉ मटेरियल हम प्रोसेस करेंगे, आपको बेच देंगे और पैसा कमाएंगे। पहला जो है ये फर्स्ट फेज यहीं पर रहा। सेकंड फेज जो है शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में। जब रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है तो उसके बाद में दूसरा फेज शुरू हो जाता है, क्योंकि इसने एक टर्निंग पॉइंट बना दिया कॉलोनियल कंट्रोल इन इंडिया। इंडिया में मतलब ब्रिटिश शासन बढ़ गया जब प्लासी के बैटल में हार गए इंडिया द्वारा, तो उस केस में फिर इनका जो है वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, दिस टाइम वाज मार्क्ड बाई ब्लाटेंट इंटेंशनल रॉबरी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, कैमोफ्लेज एज ट्रेड एंड एक्सप्लोटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। मतलब जो सेकंड फेज आई तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी कि ये लोग जो है दिखाते थे कि हम आपके साथ में ट्रेड कर रहे हैं। कैमोफ्लेज मतलब एक भ्रम पैदा करते थे कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ये लोग लूटते थे हमें। बेसिकली वो हमें लूटते थे। इन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लगा रखी थी। सोचो, हमारा देश, हमारी ज़मीन और हमारे ऊपर जो है रेवेन्यू की पॉलिसी लगाई हुई है कि तुमको ये दुगना लगान देना पड़ेगा। ओके, थर्ड फेज कब शुरू हुई? 1857 में, व्हेन द ब्रिटिश क्वेस्ट स्पॉय म्यूटनी होती है। 1857 की क्रांति होती है मंगल पांडे वाली, जिसको इन्होंने दबा दिया ब्रिटिश ने 1857 में। और फिर यहीं से थर्ड फेज शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को डिजॉल्व कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और अपना खुद का कंट्रोल जो है इंडिया पर स्थापित कर दिया। यानी 1600 लेकर के 1857 तक
1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, लगभग 257 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज कर रही है। एंड आफ्टर दैट 1857 से लेकर के, ठीक है, 1947 तक, यानी तकरीबन 90 साल जो है ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर शासन कर रहा है। ठीक है, दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय colonial exploitation through the deindustrialization, agricultural capitalization, wealth drain, westernization of Indian education। मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब इस पीरियड को जो थर्ड फेज है उसको हम मान सकते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमें इंडस्ट्रियलाइज होने ही नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया गया, यानी लोगों को ये कहा गया कि वही पैदा, मतलब वही उगाओ जो हम कहें, कमर्शलाइज कर दिया इन्होंने। उन्होंने चाय की आदत हमें डलवाई, चाय पैदा करवाई और चाय की आदत डलवाई, और आज हमें चाय पीने की आदत पड़ी हुई है, सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वेल्थ ड्रेन, मतलब जो भी हमारे देश का पैसा है उसको ये उठा करके ले जा रहे हैं, हमारे धन संपदा कुछ बच ही नहीं रही है। और इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्नाइज किया, अपने जैसा बनाने की इन्होंने कोशिश की। अंग्रेजों ने ही, ब्रिटिश ने ही जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी सिस्टम को शुरू किया ताकि जो है बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल सकें किसानों से, बहुत ज़्यादा किसानों से टैक्स वसूल सकें। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड पॉलिसी थी भाई वो अनफेवरेबल थी इंडिया के लिए, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड हमारा घटता चला गया और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला गया। रेलवे भी ब्रिटिश को असिस्ट करता था, लेकिन कमोडिटी के मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए ही रेलवे को यूज किया जाता था और किसी काम वो आती नहीं थी। फंडामेंटल गोल अगर देखें किस चीज़ का, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस क्यों किया इन्होंने, तो उनका उद्देश्य था एक ऐसे इंडियन लोगों का ग्रुप बनाना जिनकी इंग्लिश कमज़ोर हो, लेकिन वो इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, अपने आप को इतना मॉडर्न महसूस करते हों कि वो अपने खुद के कल्चर से सेपरेट हो सकें, अलग कर सकें अपने आप को। तो इसकी वजह से वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया था। ठीक, इकोनॉमी 2008 तक और उसके बाद में 2008 के बाद, ठीक है, यानी इकोनॉमी हम 2008 और अभी तक देखिए अंग्रेजों के शासन तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद देश आज़ाद हो गया है। अब हम जो है 2008 तक एक तरफ और 2008 के बाद अलग पढ़ेंगे। क्यों अलग पढ़ेंगे, क्योंकि 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई हुई थी, रिसेशन आया हुआ था, उसी की वजह से इसको अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो 1951 से लेकर 1980 तक इसे प्लान्ड इकोनॉमी एरा कहा गया। जैसे ही इंडिया आज़ाद होती है तो हमारे जो पहले 3 दशक थे, 30 साल थे, उसमें जो है हमारी जो ग्रोथ रेट थी बहुत स्लो थी। इसी के लिए 1978 में प्रोफेसर राज कृष्णा ने एक फ्रेज कॉइन की, एक नया शब्द यूज किया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया इन्होंने। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसे कहेंगे, जो हमारी इकोनॉमी की जो बहुत स्लो ग्रोथ थी शुरू के 30 वर्षों तक, 1951 से 1980 तक, उसी को ही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया गया। सवाल क्वेश्चन पूछा सकता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी की पहले 3 दशक तक बहुत स्लो ग्रोथ होना, इंडिपेंडेंस के बाद ही आपका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहलाता है। किसने ये टर्म दिया था, प्रोफेसर राजकृष्णा ने ये टर्म दिया था। फिर आता है 1980 से 90 का दौर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इनिशिएटिव, प्री लिबरलाइजेशन, मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत इकोनॉमिक इनिशिएटिव फ्रेंड्स अब लिए जाते हैं। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक वायंसी रिकवरी, मतलब इसको जो है इकोनॉमी की उछाल, वायंसी मतलब उछाल या इंक्रीज होता है, और रिकवरी का फेज कहा गया। छठवीं जब 6th 5 ईयर प्लान आया, छठवीं पंचवर्षीय योजना जब 1980-85 में आई, तब जाकर के इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी लगभग 3.5% की ग्रोथ हो रही थी हर साल, उस कर्स को, उस श्राप को तोड़ सकी। यानी अब हमारी ग्रोथ 3.5% से बढ़ करके 6.8 या समथिंग जो है 8% के आसपास हुई। कब, जब छठवीं पंचवर्षीय योजना आई फ्रेंड्स। ओके, यानी 30 बरस लग गए हमको लाइन पर, पटरी पर आने में। ठीक है, हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि जो है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया आपका रेलवे बनाने में, पुल बनाने में, सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह पैसे खर्चा किए, बदले में लोगों के पास पैसे आए, बिजनेस बढ़ा और ओवरऑल इकोनॉमी बूम की, व्हिच प्रोवाइडेड अ मच नीडेड फिस्कल स्टिमुलस टू इकोनॉमी, इज वन ऑफ द फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे क्या वजह थी, गवर्नमेंट की ढेर सारी स्पेंडिंग थी वजह फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में 1992 से लेकर के 2008 तक की बात करेंगे तो ये था पोस्ट लिबरलाइजेशन ग्रोथ फेज। 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, उसके बाद में इंडिया एक बेहतर पॉलिसी लेकर के आती है। कब, 1991 में, 1991 में एक जो है क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। उसके बाद में मनमोहन सिंह जो है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसी समय जो है LPG आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, तो इसे 1992 से 2008 का समय पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के नाम से जाना जाता है। फॉलोइंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी, BOP हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। तो उसी समय जो है नई पॉलिसी लाई गई फ्रेंड्स, जो है
नई पॉलिसी अडॉप्ट की गई, एलपीजी कहा गया उसे। एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, जिसने पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम के लिए और हायर जीडीपी ग्रोथ के लिए रास्ता हमारे लिए खोला। बेसिकली क्या हुआ, अब हमने जो है ग्लोबलाइजेशन किया, दुनिया भर की जो है इकोनॉमी से हम जुड़े, तो विदेश से बहुत सारा पैसा आया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो पाई। द मेन रीजन फॉर द हाई ग्रोथ रेट इन द 8th प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने का पीछे वजह थी एंड इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी का आना। विदेशी कैपिटल हमारे देश में है क्योंकि हमने एलपीजी अप्लाई किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फार्मूला यूज किया था। लिबरलाइजेशन मतलब हमने चीज़ों को, नियमों को आसान किया कि काफ़ी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकें, काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकें, सारी नियम कानून सरल किए। प्राइवेटाइज किया चीज़ों को जरूरत पड़ने पर, और ग्लोबलाइज किया यानी दुनिया भी हमारे देश में बिजनेस कर सके, इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए दुनिया के लिए अपनी कंट्री को हमने खोला 1991 में। तो इसकी वजह से बहुत सारा फॉरेन कैपिटल आया, ठीक है। उसको जो डायरेक्ट रिजल्ट था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 1991 में इंप्लीमेंट की गई। 91 में जो नई पॉलिसी है उसकी वजह से फॉरेन इनफ्लो आया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 2002 से 2003 और 2006 से 7 के बीच में इंडिया जो है 8.6% की रेट से बढ़ी, जो कि सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी चाइना के बाद में। 2002 से 2002-3 और से लेकर के 2006-7 के दौरान हमारी इकोनॉमी 8.6% के रेट से बढ़ी, और हम चाइना के जस्ट बाद दूसरे नंबर पर तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में आ गए फ्रेंड्स। ओके, फिर आता है 2008 में क्राइसिस हुई। 2008 से लेकर के 2021-25 चल ही रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी, यानी पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उसके बाद का दौर है। 2008 ग्रोथ यूफोरिया had led to widespread belief that the Indian economy was decoupled, separated from that of developed world in the days of Lehman collapse। सितंबर 15, 2008 15 सितंबर 2008 को लेहमैन ब्रदर्स नाम का एक बैंक कोलैप्स कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस मच जाती है, रिसेशन आ जाता है। लेकिन उस समय इंडियन इकोनॉमी ने जो मतलब ग्रोथ दिखाई, उससे ये लगा कि मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो डेवलप वर्ल्ड की इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही सेपरेट है। मतलब उसका क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा लेहमैन ब्रदर के फेल होने का। तो ऐसा लगा कि मतलब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड दुनिया है, वो अलग चल रही है और हमारी इंडियन इकोनॉमी अलग चल रही है। सोचो सबके घर में भूचाल मचा हुआ है, सारे शेयर मार्केट गिरे पड़े हैं, इंडियन शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये वाली स्थिति हुई। तो जो भी इफेक्ट था जो है क्राइसिस का, उसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड किए, बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड किए। जैसे इंडिया ने, मतलब सरकार ने लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए, यानी जीडीपी के 3.5% के बराबर में वो 3 पैकेज रिलीज़ किए। सरकार ने 3 जो है पैकेज रिलीज़ किए 1.86 लाख करोड़ रुपए का, जो कि जीडीपी के 3.5% के बराबर था। साथ ही साथ में आरबीआई ने भी जो है अपनी सीआरआर, एसएलआर, इन सब पॉलिसीज़ में चेंजेस किए, जिसकी वजह से 5.6 लाख करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा। एक्सटर्नल इकोनॉमी यहाँ पर मतलब जो है लिक्विडिटी और बढ़ गई। जैसे सीआरआर को घटा दिया इन्होंने, सीआरआर घटाएंगे तो बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 5.6 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी के 9% के बराबर है, इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसमें। तो इन सब वजहों से मतलब इकोनॉमी हमारी काफ़ी आगे निकल गई, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए इंडियन इकोनॉमी में। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है फंडामेंटल चेंजेस जो कि इंडियन इकोनॉमी में किए गए हों। तो इंडियन इकोनॉमी, कुछ बातें और रह जाती हैं, बस निपट जाएगा आपका चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी कोविड-19 के बाद, तो लास्ट 4 दशक में, 4 यानी 40 वर्षों में इंडिया ने 3 जो है मेजर शॉक हमारी इकोनॉमी ने झेले। पहला 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी क्राइसिस, जो कि विच वाज फॉलोड बाय मेजर लिबरलाइजेशन ड्राइव दैट रेज इंडियाज ट्रेड ग्रोथ। मतलब 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई, जिसके बाद 1991 में एक नई पॉलिसी लाई गई एलपीजी वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। दूसरा शॉक था 2008 में जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। तो तीसरा शॉक था कोविड-19 की पैंडमिक आई हुई थी, ठीक है। सेक्टोरल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस प्रोवाइड की जाती है और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। कॉन्टैक्ट मतलब जैसे फूड डिलीवरी करनी है तो एक दूसरे के हाथ को टच करना है, काइंड ऑफ दैट, ओके। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पर कॉन्टैक्ट करना था या नॉन एसेंशियल थी, बैंकिंग एसेंशियल सर्विस थी, इसीलिए हमको कोविड में भी ड्यूटी करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। पैंडमिक
हैज़ रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव बिजनेसेस सच एज रिटेल ट्रेडिंग होटल। रिटेल ट्रेडिंग में, होटल में, इन सब के बिजनेस ही खत्म हो गए। होटल में कोई रुकने ही नहीं जा रहा था भाई, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। रियल इस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इंडियन लेबर मार्केट में भी जो है सेवर डिक्लाइन हुआ। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक के जब पहला वेव आया तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया तो सब के सब जो है जितने भी लोग डेली वर्कर्स थे उनके पास नौकरी ही नहीं रही, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन था वो घट गया, तो लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, गांव की तरफ चलो, मतलब माइग्रेशन मतलब लोग गांव छोड़ करके शहर में आते हैं अच्छी ज़िंदगी की तलाश में। यहाँ उल्टा शुरू हो गया, लोग जो है शहरों से गांव की तरफ भागना शुरू कर दिए। तो अब गांव चले गए तो उनको भी नौकरी चाहिए होती, तो मनरेगा वगैरह स्कीमों पर जोर पड़ने लगा कि इनको जो है फर्स्ट फेज के दौरान मनरेगा वगैरह की सर्विसेज लगाओ ताकि इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहे। सेकेंड और थर्ड वेव जो है उसका बहुत ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। वर्क कंडीशन स्टेबलाइज हो गई, मतलब इस दौरान लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो चीज़ें चलती रही हैं। लोगों की डेथ बहुत हुई लेकिन मतलब वर्क चलता रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी डायनामिक पोस्ट कोविड के बाद में इकोनॉमिक रिकवरी की अगर बात करें तो जब पहली लहर आई, पहली वेव आई इन्फेक्शन की, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिसेशन की तरफ गई। 23.8% जो है हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर गई। मतलब जो जीडीपी थी हमारी, अगर वो 100 रुपये की बराबर थी तो उसमें से 23.8 रुपीज़ घट गया। इतना ज़्यादा घटत हुई, हमारी जीडीपी ही घट गई, 23.8% घट गई 2020-21 के पहले क्वार्टर में। लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई, तो हमारी जो है सेकंड हाफ यानी क्वार्टर 3 में 0.7। तो हमने देखा कि मतलब जो है हालात ख़राब थे हमारी इकोनॉमी जो है जीडीपी श्रिंक कर गई थी 23.8% से जब कोविड आया था, पहली वेव जब आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वार्टर जो है 3 में और क्वार्टर 4 में रिकवरी हुई, ठीक है। और उसकी वजह से पूरे इंटायर फिस्कल ईयर में अगर देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 6.6% निकल करके आती है। और ये G20 जितने भी देश हैं, G20 में जितने भी देश हैं उनमें सबसे तेज़, मतलब सबसे फास्टेस्ट कंट्री हमारी, मतलब फास्टेस्ट क्या, रिलेटिवली बेटर पोजीशन पर रही। बाकी कंट्री उतना अच्छा जीडीपी ग्रो नहीं कर पाई जितना हमने 6.6% पर ग्रो किया था, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ सेकंड वेव द इकोनॉमिक रिकवरी इन 21-22 हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। मतलब भले ही जो है दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम रिकवरी देखें हमारी इकोनॉमी की तो काफ़ी अच्छी रही, आउटस्टैंडिंग रही है। रूरल डिमांड जो है ड्रॉप्ड आफ्टर द सेकंड वेव एंड अर्बन डिमांड रिबाउंडेड। जो रूरल डिमांड थी वो घट गई जबकि अर्बन एरिया में डिमांड फिर से बढ़ गई। उसके बाद में रसिया और यूक्रेन में जो वार चल रहा था उसकी वजह से, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिकवरी प्रोसेस भी डिले हो गई। और अगर ओवरऑल हम देखें तो इंडिया की स्थिति क्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक का जो प्रभाव है उसको रिकवर करने में अगले 12 बरस लगेंगे। जो रिजल्ट निकल कर आते हैं अगले 12 बरस में हमारी इकोनॉमी जो है इस पैंडेमिक के प्रभाव से बाहर निकल पाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड। 60 नोट्स काम की जितनी बातें थी हमने कर ली हैं। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।